बच्चे एग्जाम्पल है, सही नहीं। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो सामने से, तो आपको सामने वाले पार्टी को इसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू एग्री विद दिस लाइन? तो सामने वाला इसी इंप्रेशन में रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है बच्चों। हाँ, क्या है पार्थ डाउट? बट ये है तो सेम वालों को पहले से ही पता होगा ना। नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है, अरेंज मैरिज था पार्थ। जिस लड़की से मैं शादी हमारा अरेंज हुआ तो उसको मैं पसंद नहीं था, तो उसने अपने घर वालों को बता दी कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। तो उनके घर वालों ने मुझे बताना चाहिए कि नहीं कि लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, आप बारात लेके मत आओ। उधर मैं बारात गिरात लेके गया, नाचते गया उधर। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो सामने वाले पार्टी को बताना भी तो जरूरी है ना। मुझे कैसे पता चलेगा, हमको हमारे फैमिली को कैसे पता चलेगा कि आपको शादी नहीं करनी है? समझ में आ रहा है पार्थ? तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो, रिसाइन करते हो, या अपना इंटरेस्ट नहीं बताते हो, तो यू कम्युनिकेट दैट ना। आप सामने वाले को क्लियर कट बोल दो कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बराबर, तो आपका रिसीशन भी कम्युनिकेट होना चाहिए, वो लॉ कहना चाहता है। आप अपना ऑफर कैसे कम्युनिकेट करते हो, रिवोकेशन कैसा कम्युनिकेट करते हो, वैसे ही बच्चों कोई कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल होता है या रिसाइन करते हो आप अपनी तरफ से, या कोई भी पार्टी रिसाइन करती है, तो उसे सामने वाले को ये कम्युनिकेट करना चाहिए। यस, इतना केयर लेना चाहिए कि उसको पता चल जाए। आप चाहे फोन के जरिए करो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मीटिंग से करो, या लेटर दे के भेजो, सामने वाले को वो पता चलना चाहिए। और ये हमने पढ़ लिया था, तो उसी उसी मेथड से हमको इसको भी कंप्लीट करना है। क्या लिखा है देखो, you have noticed that contract voidable at the option of one of the parties can be rescinded, but rescission must be communicated to the other party in the same manner as proposal is communicated under section 4 of contract act। और अगर आपको याद होगा, जब मैं प्रपोजल ऑफर पढ़ा रहा था तो उसका एक मेन कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। सामने वाले को जब पता ही नहीं चला कि आपने प्रपोजल दिया है, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? तो जैसे मैंने प्रपोजल में पढ़ा था ना कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, वैसे बच्चों व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजन टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, you must assure that it must be communicated to the other party। आपने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया, इसके बारे में सामने वाले को आप बता दो, जरिया मीडियम कोई भी हो, चाहे लेटर पोस्ट करके बता दो, फोन पर बता दो, डायरेक्ट मीटिंग करके बता दो, और या थर्ड पार्टी के जरिए बता दो। आप सामने वाले को अपना रिसाइन किया कॉन्ट्रैक्ट, इसका कम्युनिकेशन कर दो। ठीक, चलो आगे। सेक्शन 66 ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट सेक्शन 67 बच्चों, सेक्शन 67 में क्या लिखा है बच्चों? मैं आपको याद है, मैं आपको बताया था कि टीचर पढ़ाने आता है, टीचर पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते। तो इसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस? पढ़ाया मैंने आपको। स्टूडेंट्स, सेलर गुड्स लेके निकल गया, बायर के घर पहुंच गया, गुड्स देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर गुड्स नहीं ले रहा है विदाउट गिविंग वैलिड रीजन। तो इस नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार? बायर। याद आया ना बच्चों? अब ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो सेक्शन 67 हो गया। देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसिंग। सेलर अगर बायर था तो सॉरी, सेलर अगर प्रोमिसर था, बरोबर है,
तो बायर कौन था? प्रोमिसी। टीचर अगर प्रोमिसर है तो स्टूडेंट कौन है? प्रोमिसी। क्या लिखा है देखो, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी। अगर प्रोमिसी निग्लेक्ट कर रहा है प्रोमिसर का परफॉर्मेंस, तो आगे चल के नॉन परफॉर्मेंस के लिए आप प्रोमिसर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, प्रोमिसी इसके लिए जिम्मेदार होगा। बरोबर है? पढ़ाया हुआ है मैंने, पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। सेक्शन 67, इफ एनी प्रोमिसी निग्लेक्ट्स। अच्छा, प्रोमिसी की जगह स्टूडेंट ले लो या वो बायर ले लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, if the promisee neglects or refuses to afford the promiser a reasonable facility for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. That means ये लाइन का मतलब, अब इस नॉन परफॉर्मेंस का जिम्मेदारी प्रोमिसर पर नहीं होगा। इस नॉन परफॉर्मेंस के लिए टीचर या सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, आर यू गेटिंग दिस प्रिंसिपल? सेक्शन 67 के आइडिया क्लियर हो रही कि नहीं बच्चों? पढ़ा हुआ है ना, रिवीजन है ये। नीचे दोनों एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे बच्चों, तो आई एम 100% श्योर कि दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। चलो पढ़ो, बाद में यस नो टाइप करो वेदर यू हैव अंडरस्टूड बोथ द एग्जाम्पल्स और नॉट। चलो पढ़ो। एप्रेंटिस मतलब स्टूडेंट, एप्रेंटिस मतलब स्टूडेंट। चलो टाइप करो यस नो, दोनों एग्जाम्पल समझा? पढ़े कि नहीं आप लोग? मुझे नहीं लगता बच्चों डाउट पूछने ऐसा कुछ है इसमें, वेरी सिंपल। सबकी रीडिंग कंप्लीट हो गई? ओके बच्चों, नाउ टू एंड दिस यूनिट नंबर 4, अपना जो टॉपिक है चौथा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ये टॉपिक खत्म करने के लिए लास्ट पॉइंट, एंड बच्चों इसमें 90% रिवीजन है आपका। आई रिपीट 90% रिवीजन। बच्चों ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपके लिए क्या नया है? मैं लास्ट 6-7 लेक्चर से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताओ, आपके ओन वर्ड्स में बताओ। व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एंड टू ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कमिंग टू एन एंड। ओके, या दोनों पार्टियों का जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है ना बच्चों, दैट कम्स टू एन एंड। ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, है कि नहीं? एंड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बच्चों आपने प्रॉमिस किया था गुड्स डिलीवर करने का, मैंने प्रॉमिस किया था पेमेंट करने का,
आपने डेट पर गुड्स डिलीवर कर दिया, मैंने मेरे डेट पर पेमेंट कर दिया। यानी बच्चों दोनों पार्टियों ने क्या किया, टाइप करो। दोनों पार्टियों ने परफॉर्मेंस दे दिया एंड दोनों पार्टियों के परफॉर्मेंस की वजह से दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। दैट मीन्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय फर्स्ट मेथड। व्हाट इज द फर्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दोनों पार्टीज अपना अपना परफॉर्मेंस दे दो एंड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दो। बच्चों रिकॉल करो, परफॉर्मेंस दो प्रकार के होते हैं, बोलो कौन सा कौन सा? मैंने कहा था ना रिवीजन है 90%। एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो बच्चों इस क्लॉज में आपको ये अंडरस्टैंड करना है, चाहे दोनों पार्टियों का एक्चुअल परफॉर्मेंस हो या एक का अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो, चाहे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। ओके, सो जस्ट अ रीडिंग मटेरियल है, दैट्स ऑल, जस्ट रिवीजन आई सेड। पढ़ो पहला पॉइंट, डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट, पूरा रिवीजन है। It takes place when parties to a contract fulfill their obligation arising under the contract within the time and in the manner prescribed. बच्चों और discharge by performance मतलब क्या? When it takes place when the parties to the contract fulfill their obligation, है ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उनका जो भी ऑब्लिगेशन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो उन्होंने पूरा कर दिया एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस। लेकिन बाद में उन्होंने क्या लिखा है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ाने की कोई गरज है वापस। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन ईच ऑफ द पार्टीज हैज डन व्हाट ही हैड एग्रीड टू डू अंडर द एग्रीमेंट। दोनों पार्टियों ने वो कुछ किया जो उनको एग्रीमेंट के तहत करना था। सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिया, बायर ने पेमेंट कर दिया। बच्चों दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। बच्चों याद है वर्ड प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म। ऑफर्स टू परफॉर्म मतलब अटेम्प्ट कर रहा है परफॉर्मेंस देने की। सेलर गुड्स लेके पहुंचा है बायर के पास, लेकिन बायर लेने से मना कर रहा है, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो जाता है। एंड बच्चों इसमें हु इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, बट हु इज not responsible for non-performance? I said not responsible, promisor, seller. Okay. So when promisor offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to attempted performance or tender. मैंने पढ़ाया था मालूम है ना, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, ऑफर टू परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम मैंने पढ़ाए थे। चलो एग्जांपल, A contracts to sell his car to B on agreed price. A contract to sell his car to B on agreed price. As soon as the car is delivered to B and B pays agreed price for it, the contract comes to an end by performance. Do you agree with this? Come on, type करो। ये एग्जाम्पल एक्चुअल परफॉर्मेंस का था कि अटेम्प्टेड का था? किसका एग्जाम्पल था ये? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? It was actual performance. Okay, very good, very good. Okay, now बच्चों I said there are different methods or mode of discharging the contract. The first one was discharge by performance. Second number पे क्या लिखा है पढ़ो, discharge by mutual agreement. And बच्चों contract is discharged by mutual agreement. Contract is discharged by mutual agreement by using the principle of novation, rescission, alteration, रेमिशन। याद आया? हेलो,
बच्चों कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। एंड आपको लगता नहीं लास्ट लेक्चर एंड आज का लेक्चर वही पढ़ा हमने? वही पढ़ा कि नहीं बच्चों? शैल आई डिस्कस इट अगेन और इट इज ओके? जस्ट आई रीड द मैटर। ओके, नोवेशन का मीनिंग मालूम है, रिसीशन का मालूम है, रेमिशन का भी पता चल गया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, क्योंकि लास्ट लेक्चर एंड आज के लेक्चर में बच्चों हमने वही पढ़ा, मेन रिवीजन भी किया जाते ही मैंने। पर याद रखना डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट वर्ड आया तो ये 4 प्रिंसिपल आपको ध्यान में आ ही जाने चाहिए। ओनली दिस 4 प्रिंसिपल्स, हाँ, याद रखना बच्चों। आई जस्ट रीड Section 62 of Indian Contract Act provides if parties to a contract agree to substitute new contract for it, ये नोवेशन है, or to rescind it, rescission है, or to remit, remission है, or to alter it, alteration है, the original contract need not be performed. The principles of novation, rescission, alteration and remissions are already discussed. ओके चलो बच्चों, मैं रीड करता हूँ एग्जाम्पल दोनों, एंड आपसे जो सवाल करूंगा उतना आंसर टाइप करो। ए ओज बी ₹1,00,000, ए ने बी को 1 लाख देने हैं। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी एंड मॉर्गेज हिज estate for ₹50,000 in place of debt of ₹1 lakh. This is new contract and extinguishes the old. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा देने का था? एंड उसकी जगह जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें बच्चों 1 लाख के बदले कितना देना है? कम ऑन टेल मी, कौन सा प्रिंसिपल है ये? कम ऑन टेल मी, कौन सा प्रिंसिपल है ये? ये कंफ्यूज करेगा आप। बहुत लोग रेमिशन बोलेंगे, बहुत लोग नोवेशन भी बोल सकते हैं, पुराना कैंसिल करके नया बनाया। बराबर है, बहुत लोग अल्टरेशन भी बोल सकते हैं। बच्चों आप नोवेशन बोलो, अल्टरेशन बोलो, रेमिशन बोलो, आंसर वन एंड द सेम। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ना, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अब अस्तित्व में नहीं रहा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को आके नए कॉन्ट्रैक्ट ने खत्म कर दिया। इज दैट ओके? प्रिंसिपल चाहे जो भी यूज करो आप। नेक्स्ट, ए ओज रुपीज बी 5 lakhs, ए pays to B 3 lakhs, who accepts it in full satisfaction of the debt. The whole is discharge, whole is discharge मतलब whole यानी कितना अमाउंट? यस, यानी 3 लाख रुपया देकर 5 लाख का सेटलमेंट हो गया। बच्चों इसको स्पेशल वर्ड क्या यूज करेंगे? आई हैव डिस्कस्ड। व्हाट स्पेशल वर्ड यू आर गोइंग टू टाइप नाउ? ओनली रेमिशन? I said a very particular word I have used. Partial remission. Yes. Partial remission. बच्चों आपको लगता नहीं बहुत आसानी से हमने 2 रूल इमीडिएटली पढ़ लिए? रिवीजन हो रहा है कि नहीं? रिवीजन हो रहा है बच्चों, टाइप करो यस। रिवीजन हो रहा है कि नहीं? yes, मैंने कहा था रिवीजन होगा। तीसरा तो मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए आपको, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक और रिवीजन बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बनते ही इम्पॉसिबल हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट का आगे चल के कोई एक्ट इम्पॉसिबल हो जाए तो दैट कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। याद आया? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ द परफॉर्मेंस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दैट इज द रीजन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, कैंसल्ड। इम्पॉसिबिलिटी 2 प्रकार की होती है, याद आया? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब हमने पढ़ा था। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का और एक नाम था, क्या था वो?
सुपरवेनिंग, था कि नहीं? तो बच्चे एक और रिवीजन पॉइंट आ गया आपके सामने, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है देखो ये बच्चे। ये पढ़ा है इसलिए मैं फास्ट भी जा रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड दिस। पढ़ा है ना आपने, एंड आई एम श्योर कि 70% स्टूडेंट्स आर क्लियर विद दिस एस्पेक्ट। Discharged by impossibility of performance. The impossibility may exist from very start. बच्चों बनते ही कॉन्ट्रैक्ट जब बना तभी से पता चल गया कि इसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। इसी को उन्होंने कहा द इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम वेरी स्टार्ट। इन दैट केस इट वुड बी इम्पॉसिबल अब इनिशियो, नया वर्ड। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को क्या नया वर्ड यूज किया उन्होंने? इम्पॉसिबिलिटी अब इनिशियो। अब इनिशियो मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अल्टरनेटिवली इट में सुपरवेन। सुपरवेन मतलब आगे चल के कोई इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में टेक प्लेस ओविंग टू, बच्चों आगे चल के परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो सकता है। उसके कारण क्या? कोई अनफोर्सिन चेंज इन लॉ हो जाए, कोई लॉ में चेंज हो जाए, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो जाए। पढ़ाई के लिए लेकिन मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी है कि नहीं? या बच्चों कोई ऐसा एक प्रकार से बोलते हैं ना हम लोग, नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, एनीथिंग, कोई पर्सनल रीजंस आ जाए, स्ट्राइक हो जाए, वॉर डिक्लेयर शुरू हो जाए दो देशों के बीच में, इससे क्या होता है? हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के वॉइड हो जाता है। एंड रीजन क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्यों बाबा इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस? वॉर शुरू हो गया, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, लॉ में चेंज हो गया, कोई पर्सनल कैपेसिटी के एंगल से बच्चों प्रोमिसर की डेथ हो गई, या कोई और अनफोर्सिन इवेंट हैज टेकन प्लेस। रीजंस आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एंड दे हैव गिवन 3 एग्जांपल्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए हैं एंड आपको बच्चों आते हैं, बराबर है? 1 and 2 जाने दो, पढ़ा हुआ है। 3 पढ़ते हैं, 3 पढ़ो। 1 and 2 जाने दो बच्चों, पढ़ा है आपने। A contracts a contract to act, sorry यार, A नहीं, a contract to act at theatre for 6 months in consideration of sum paid in advance by B। अच्छा A है बड़ा, A ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आई एम सॉरी, A contracts to act at theatre for 6 months in consideration of sum paid in advance by B। यानी बच्चों A को B से 6 महीने का एडवांस मिल चुका है कि नहीं? हेलो, 6 महीने का एडवांस लेकर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं कि मैं 6 महीने के लिए तुम्हारे थिएटर में परफॉर्मेंस दूंगा? अब बच्चों हुआ क्या? ए इज टू इल टू एक्ट। ये जो है ना, ये बहुत ही हाई लेवल पर बीमार हो गया है एंड इसका काम करना पॉसिबल ही नहीं। तो बताओ क्या बी केस कर सकता है क्या ए के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए? नहीं। यानी बच्चों ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया कि नहीं? पर्सनल रीजंस की वजह से। पर्सनल रीजन क्या है?
प्रोमिसर इज टू इल टू एक्ट। प्रोमिसर की तबीयत बहुत जबरदस्त खराब है, मानो परफॉर्मेंस देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी के बीच का किया गया कॉन्ट्रैक्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब इसमें आप डाउट पूछ सकते हो, सर क्या ए को एडवांस वापस देना पड़ेगा बी को? तो आपका क्या आंसर है? क्या ए को एडवांस वापस देना पड़ेगा बी को 6 महीने का जो एडवांस मिला है? क्या बोलते हो? यस और नो? बी क्लेम कर सकता है ना लॉस का? ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बी क्या कर सकता है, एडवांस दिया हुआ वापस ले सकता है। कि यहाँ पर सिनारियो ऐसा है कि वो जानबूझकर परफॉर्मेंस दिया नहीं है, मतलब उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। अभिशंकर अगर वो बीमार ना होता एंड खुद भाग जाता कहीं बिना परफॉर्मेंस दिए, तो यहाँ बी उससे लॉस भी क्लेम कर सकता था, लेकिन इस केस में लॉस क्लेम नहीं करेगा, ओनली एडवांस दिया। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई हो जाएगा। इज दैट ओके विथ एवरीवन? ओके, सो स्टूडेंट, तो बच्चों पूरा लाइन पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एक्ट ऑन दिस ओकेशन बिकम्स वॉइड। So one more example of supervening impossibility. Point number 4. बच्चों डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। बच्चों कुछ याद आया 3 साल वाला रूल? एक क्रेडिटर अपने डेटर से पैसा लीगली वसूल कर सकता है 3 साल के अंदर तक। एक बार 3 साल हो गया तो क्या क्रेडिटर डेटर से पैसा रिकवर कर सकता है क्या? नहीं, मतलब लीगली नो। इसका मतलब बच्चों दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिस्चार्ज। एक तरह से क्रेडिटर डेटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट ने लिमिटेशन एक्ट फॉलो नहीं किया। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? 3 साल के अंदर अंदर आप रिकवर कर लो पैसा। आपने 3 साल के अंदर रिकवर नहीं किया तो भूल जाओ अभी। इसका मतलब इस बार कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्चार्ज हुआ उसका रीजन क्या था? लैप्स ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माई वर्ड? लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम। ओके, मैं रीड करता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड as prescribed by Limitation Act 1963। बच्चों स्पेसिफाइड पीरियड का एक एग्जांपल है अपना 3 साल वाला रूल, मालूम है ना? If it is not performed and if no action is taken by the promisee within specified period of limitation, he is deprived of remedy of law। फिर उसे वो पैसा रिकवर करने का जो राइट्स है उससे हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने टाइम रहते हुए एक्शन नहीं लिया। अपने पैसे को रिकवर करने का टाइम रहते हुए एक्शन नहीं लिया। 3 साल होने के बाद भूल जाओ, आपको लॉ से कोई रेमेडी नहीं मिलेगी लीगली पैसा वसूल करने की। इसका मतलब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, एंड कारण क्या था डिस्चार्ज होने का? लैप्स ऑफ टाइम, सच टाइम विच इज गिवन अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963। एंड बच्चों वही एग्जांपल है एंड वेरी फेमस एग्जांपल है, आपके सामने है, देखो। इफ क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर for recovery of price within 3 years, the debt becomes time barred and hence irrecoverable। बच्चों ये डेब्ट टाइम बार्ड हो जाएगा एंड इररिकवरेबल हो जाएगा। व्हाट मीन बाय इररिकवरेबल? आपके अकाउंटिंग भाषा में इररिकवरेबल को हम क्या बोलते हैं?
आपके अकाउंट्स में इररिकवरेबल को हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। बट बच्चों में यहाँ कुछ रिवीजन के तौर पर पूछो आपसे, क्या बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो सकता है विच इज टाइम बार्ड? क्या कोई टाइम बार्ड डेब्ट रिकवर हो सकता है? कहीं पढ़ा था हमने? कहाँ? यस हाँ ना बोल के नहीं चलेगा। कहाँ, कब, कैसे? अगर डेटर खुद ही लिख के दे राइटिंग में क्रेडिटर को कि मैं आपका पैसा देने का प्रॉमिस करता हूँ, लिख कर दे। पार्थ ने लिखा है, जबरदस्त आंसर है पार्थ, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अगर डेटर खुद लिख के दे कि मैं तुम्हारा पैसा देने को तैयार हूँ क्रेडिटर, तो बच्चों ये पैसा रिकवर किया जा सकता है इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। कुछ याद आया बच्चों? देयर आर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था, में ये भी था, याद करो, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। पार्थ ने आंसर लिखा है, बाकी बच्चों ने सिर्फ यस यस हाँ हाँ लिखा है। आई होप रिमेम्बर हो रहा है कुछ बच्चों को। चलो ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 4, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के रीजंस देखो अलग अलग हम कैसे पढ़ रहे हैं। पांचवा रीजन क्या है? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बच्चे जहां लॉ ऑपरेट हो जाए, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑपरेट हो जाए? सामने वाला पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या पैसा रिकवर हो सकता है उससे? नहीं, यानी हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन ये डिस्चार्ज हो गया, ये तो सामने वाली पार्टी दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। मान लो प्रोमिसर की डेथ हो गई एंड कॉन्ट्रैक्ट वाज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। कम ऑन टेल मी, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज या अलाइव है कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों जब भी प्रोमिसर की डेथ हो जाए या सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बच्चों ऐसे कारणों के वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। एंड इस बार डिस्चार्ज का रीजन क्या लिखेंगे आप? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या रीजन? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सुना सब लोगों ने? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके बच्चों, तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपरली? यस नो में जरा टाइप करो। क्या था पहला? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सेकेंड वन वाज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तीसरा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चौथा क्या था? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। पांचवा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के अलग अलग तरीके। सिक्स्थ वन बच्चों, ये नेक्स्ट यूनिट अपना पूरा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट नंबर 5 बच्चों पूरा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ये मैं नेक्स्ट लेक्चर ही स्टार्ट करूंगा पॉइंट नंबर 6। आज हम इसको स्किप कर रहे हैं, यानी कल पढ़ाऊंगा, आज केवल स्किप कर रहा हूँ। तो बेटर यू कम टू पॉइंट नंबर 7। और बच्चों पॉइंट नंबर 7 में मैं याद दिला दूं, रेमिशन याद है कि नहीं? रेमिशन, हेलो रेमिशन। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रेमिशन। बस बच्चों वही है पॉइंट नंबर 7, वही है। एक काम करो, पूरा पॉइंट नंबर 7 पढ़ो विथ एग्जाम्पल। 2 मिनट दिया सबको, चलो पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। 6 मत पढ़ो, वो कल पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 पढ़ो सभी लोग। याद करो, सेक्शन 63 पढ़ा था हमने।
बच्चों रिस्पॉन्स दो, हैव यू अंडरस्टूड? मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, देखो बार बार वही चीज आ रही है. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर मच ऑफ योर टाइम. पॉइंट नंबर 7 इज एब्सोल्युटली क्लियर. यस, ओके बच्चों. पॉइंट नंबर 8, बच्चों अगर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो टीचर क्या रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं. चलो पॉइंट नंबर 8 भी हो गया, टिक मार्क कर दो. पढ़ लेना क्योंकि पढ़ के हो गया ऑलरेडी, पढ़ के हो गया है, बराबर है. पॉइंट नंबर 9, एंड बच्चों दिस इज योर लास्ट पॉइंट. अपना ये टॉपिक खत्म. ओके, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक था बच्चों. 9 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, मर्जर ऑफ राइट्स. बच्चों मर्जर ऑफ राइट्स, एक सुपीरियर राइट्स, एक इंफीरियर राइट्स. बच्चों इंफीरियर राइट्स को अगर सुपीरियर राइट्स जो है वो अगर ओवर शेड्यू कर देता है तो इंफीरियर राइट्स अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है. कुछ समझा आपको मैंने क्या कहा? अगर मून है, मून बराबर है, या बच्चों सन है, सन के आगे मून आ गया तो हम आपको क्या नहीं दिखाई देगा? अर्थ से हम देख रहे हैं सन को, सन के आगे मून आ गया तो आपको क्या नहीं दिखाई देगा? सन. यानी बच्चों मून ने आके सन का महत्व कम कर दिया. वैसे सुपीरियर राइट्स आके इंफीरियर राइट्स को अपने आप खत्म कर देता है. डू यू एग्री विद दिस? दो राइट्स एक साथ नहीं चल सकते ना. तो बच्चों मेरा बोलने का मतलब जरा समझो. बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूँ. बच्चों मान लो मैंने दोषी सर से, हमारे प्रिंसिपल सर से A1 का एक क्लासरूम है ना वो रेंट पे लिया, 12 महीने के रेंट पर. तो समझा बच्चों? एंड पर मंथ रेंट मुझे उनको 10,000 देना है. हेलो, सुन रहे हैं बच्चों? तो मुझे 12 महीने का मैंने एग्रीमेंट किया एंड पर मंथ मुझे 10,000 का रेंट देना है. बच्चों पहले 4 महीना मैंने उनको रेंट दिया, वो ओनर है, मैं टेनेंट हूँ, हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हुआ है कि नहीं, कि मैं उनका क्लासरूम यूज करूंगा और उसके बदले उनको रेंट दूंगा. बच्चों 4 महीना मैंने उनको रेंट दिया. 5वें महीने में मैंने क्या किया, वो क्लासरूम ही खरीद लिया 50 लाख रुपए देकर. बच्चों 5th मंथ में मैंने जब क्लासरूम ही खरीद लिया दोषी सर से, तो इसका मतलब अब उस क्लासरूम का ओनर मैं हो गया कि नहीं? हेलो, हो गया ना? तो अब बताओ क्या मैं रिमेनिंग 8 महीने का उनको रेंट दूंगा क्या? हमारा जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसका मैं रेंट दूंगा क्या उनको? नहीं. यानी जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने आप क्या हो गया? डिस्चार्ज. क्यों? तो इंफीरियर राइट्स के ऊपर सुपीरियर राइट्स आ गया. मैं जब टेनेंट था वो मेरा इंफीरियर राइट था, अब मैं ओनर बन गया तो मेरा वो टेनेंट वाला रोल अपने आप खत्म हो गया. डू यू एग्री विद दिस? क्या मैं ओनर भी हूं एंड मैं टेनेंट भी हूं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. तो इसी को हम कहते हैं डिस्चार्ज बाय मर्जर ऑफ राइट्स. हमारे राइट्स का मर्जर हो गया, इंफीरियर राइट्स सुपीरियर राइट्स में मर्ज हो गया एंड इससे बच्चों ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. आर यू गेटिंग माय एग्जांपल? तो लास्ट पॉइंट बच्चों रीड करके देना स्टॉप. sometimes the inferior rights and superior rights coincide समझ गया ना, एक दूसरे में आके मिल जाते हैं. sometimes inferior rights and superior rights coincide and meet in one and the same person. अब बच्चों मैं ही भाड़ोत्री हूँ एंड मैं ही मालिक हूँ, ऐसा चलता है क्या? कोई ना कोई एक ही रोल मुझे प्ले करना पड़ेगा.
तो मैं कौन सा रोल प्ले करूंगा? सुपीरियर रोल प्ले करूंगा ना ओनर का. In such case, the inferior rights merge into superior rights. On merger, the inferior rights vanish and are not required to be enforced. Example देखो, A took a land on lease. Lease मतलब A took a land on lease. Lease मतलब भाड़े पर, रेंट पर. ओके, भाड़े पर लिया है. A took a land on lease from B. Subsequently, बच्चों आगे चल के A purchases that very land and A ने आगे चल के वही लैंड परचेस कर लिया B से. Now A becomes the owner of the land and the ownership of rights being superior to the rights of lessee. Lessee मतलब भाड़ोतरी, tenant. The ownership rights being superior to the rights of lessee, the earlier contract of lease stands terminated. Terminated मतलब cancelled, discharge. उनका लीज वाला एग्रीमेंट अपने आप कैंसल हो गया. बच्चों जरा ऑनेस्टली बोलो, पॉइंट नंबर 9 क्लियर हुआ? Shall I explain it again? क्लियर है ना सबको? ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इसमें एक जो हमने बाकी रखा है ना, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Discharge by breach of contract, that is actually your next topic, chapter number 5. So that will start from tomorrow. Okay, and that will be automatically covered. Okay, Abhishankar, what is your doubt? Ask me, unit 1, what is your doubt? Yeah, don't worry, type karo aaram se, I am waiting for you, don't worry. Communication of acceptance by omission. क्या हो गया? कहाँ पढ़ा था आपने? यूनिट 1 में ये बाय ओमिशन वर्ड ऐसा था क्या उधर? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वी नो दैट है कि नहीं, हमने पढ़ा है. अच्छा, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में था. हाँ, modes of acceptance is another thing and communication of acceptance by omission is another thing. I explain that when we use the word modes of acceptance, तो modes of acceptance मतलब ऑफर को एक्सेप्टेंस करने के अलग अलग तरीके. बराबर है? ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलग अलग तरीके. तो बच्चे यहाँ ओमिशन का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा अगर पॉजिटिव ऑफर होता है तो नेगेटिव ऑफर भी होता है. वैसे पॉजिटिव एक्सेप्टेंस होता है तो नेगेटिव एक्सेप्टेंस भी होता है. जैसा मैं कहूँ, आई एक्सेप्ट नॉट टू फाइल सूट अगेंस्ट यू. आई एक्सेप्ट दैट आई विल नॉट फाइल सूट अगेंस्ट यू. आपको ऑफर में एक्सेप्ट करता हूँ कि दैट आई विल नॉट फाइल सूट अगेंस्ट यू. इसका मतलब क्या हो गया? मैंने एक्सेप्टेंस किया है, इस एक्सेप्टेंस में मैं कुछ नहीं करने का वादा कर रहा हूँ. यस, एब्सटेन. यस, यू नो, ऐसा बोल सकते हैं, एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग. यस, इवन दैट इज कंसिडरेशन, यू नो दैट. ओके, तो किसी के लिए कुछ करना अगर एक्सेप्टेंस हो सकता है तो किसी के लिए कुछ नहीं करना भी एक्सेप्टेंस हो सकता है. ओके, वो भी कंसिडरेशन हो सकता है. और जैसा कि किसी ने मुझे कहा कि गिरीश कल तुम
कोर्ट मत आओ एंड गवाही मत दो, इसके लिए मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा। एंड बच्चों में कोर्ट आया ही नहीं, ये ओमिशन हो गया कि नहीं एक तरह से? इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। इट इज एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। What I'm trying to explain is it is acceptance by omission. Okay. Yes. Any other doubt, Abhishankar? Tell me, have you understood मैंने क्या बोला? Yes. Okay. Confusion तो नहीं हो रहा है ना आपको? कोई अपना नेगेटिव एक्ट है वो, और कुछ नहीं। पॉजिटिव एक्ट, नेगेटिव एक्ट। Consideration can be explained in both the ways. Okay. ठीक है। So we'll meet tomorrow with new topic. Okay. बाकी का आप लोग को रीडिंग करना है। हाँ, मॉड्यूल में तो है ही हैवी वर्ड, सवाल ही नहीं। इसलिए बच्चों वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने का रीजन वही चल रहा है ना मेरा। मैं वर्ड टू वर्ड रीड क्यों कर रहा हूँ, रीजन समझ गया ना आप लोग? तो मुझे मालूम है कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एंड यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ लैंग्वेज। बट एज अ सीए एंड सीए स्टूडेंट ये जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जब आप आएंगे ना तो लॉ ही लॉ आपका वेट कर रहा है। टैक्सेशन लॉ आएगा, ऑडिटिंग लॉ आएगा, कंपनी लॉ आएगा। उस वक्त बच्चों अगर ये प्रैक्टिस नहीं हुई ना तो आगे आपको थोड़ा भारी हो जाएगा। मेरा टाइम जा रहा है, मैं टाइम ले रहा हूँ, बट ये आपको ना नेक्स्ट लेवल पर बहुत यूजफुल हो जाए। इसके लिए बच्चों मेरी मजबूरी है कि मैं आराम से धीरे धीरे एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बोलूंगा घर पे पढ़ो आप लोग, मैं ऐसा ही बोल के अपना पोर्शन खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत लोग डिफिकल्टी फेस करेंगे। ओके, सो वी विल मीट टुमारो।